हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 8वां और आखिरी चैप्टर है 8वीं क्लास का। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक। तो इस चैप्टर में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले एक इमेज है, इसको देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि हम पिछले चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं इस किताब में, जो बाकी पिछले चैप्टर में पढ़े। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा, नए कानून, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, और 19वीं सदी में आए शिक्षा में बदलाव, महिलाओं की स्थिति, जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, हस्तकलाओं का पतन। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। अब इन बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, रंग, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। और यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। अब दोस्तों ये जो पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। इसका मतलब है, सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सर्व, सभी जनिक लोगों के लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं है। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता का एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। दोस्तों अब एक संप्रभु वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। यानी कि हर सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग, मतलब अपनी अपनी वो क्या कहते हैं दोस्तों, कुछ मतलब एक तरह से अपना कुछ भी कदम उठाना है, बिना किसी की अनुमति के कुछ भी अपना कदम उठा सके। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब दोस्तों 1878 में क्या एक आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके अब इस एक्ट के जरिए ये भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलस प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना, यानी कि सरकार की बुराई करना, जो अखबार ये बुराई करने वाले थे उनको चुप कराया जा सकता था इस कानून के जरिए। किस कानून के जरिए? वर्नाक्युलर एक्ट के जरिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती हो, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात की काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया।
सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर यानी कि जो रिटायर हो चुके थे ब्रिटिश अफसर, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने की भूमिका अहम अदा की। दोस्तों ये चित्र है दादा भाई नौरोजी का। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं, यानी उनको जो जिम्मेदारी भरे पद होते हैं वो भारतीयों को नहीं दिए जा सकते, ये अंग्रेज मानते थे। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। निरस्त करना मतलब किसी कानून को समाप्त करना, खत्म करना। दोस्तों अभी हम आर्म्स एक्ट के बारे में पीछे पढ़े थे कि इससे भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था इस एक्ट के जरिए, और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम की जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए, यानी कि ज्यादा सहायता दी जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम वर्गीयों के लिए यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने नारा दिया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब दोस्तों बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। और किसने? वायसराय कर्जन ने। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत यानी कि सबसे बड़ा राज्य था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा जरूरी करना था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इसमें किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था।
परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये चित्र है लाला लाजपत राय की और पीछे एक चित्र था, ये था बाल गंगाधर तिलक की, ये आप देख लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने यानी कि एकजुट करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। बहिष्कार मतलब उनका इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया, मतलब उनको कहा गया कि इसका इस्तेमाल मत करो ब्रिटिश वस्तुओं का। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी गई यानी कि रिजर्व कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्ग की धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1909 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, यानी कि लोगों का आंदोलन, पूरे देश का आंदोलन। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं सभी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक, दोस्तों पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। ये याद रखिएगा, पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पहला विश्व युद्ध से भारत का क्या लेना देना है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध तो भारत में हुआ ही नहीं था। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश के अंडर में था भारत और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिक भी हिस्सा लिए थे। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भी भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे यानी कि सैनिक व्यय में इजाफे मतलब कि बढ़ोतरी तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप चैप्टर 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे कि जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। यानी कि रूस में जो क्रांति हुई उससे भी इनको प्रेरणा मिली, भारतीयों को, भारतीय राष्ट्रवादियों को। अब दोस्तों पढ़ते हैं महात्मा गांधी का आगमन। दोस्तों ये चित्र देखिए, इसमें नटाल कांग्रेस के संस्थापक है, डरबन दक्षिण अफ्रीका का। ये 1895 का चित्र है। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब दोस्तों एक सवाल आ सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ, नस्ल भेदी पाबंदियां क्या होती है कि रंग की वजह से उनमें भेदभाव किया जाता है कि काले गोरे के हिसाब से, उसी को नस्ल भेद कहा जाता है।
अब उनके खिलाफ उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया था, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने-जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले पूरे साल भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलन को कुछ गहराई से देखें। रॉलेट सत्याग्रह, दोस्तों ये एक चित्र है, इसको देखिए। ये वह परिसर है जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चला दी गई थी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों यही जलियांवाला बाग का चित्र है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। अब दोस्तों इस कानून को समझिए। रॉलेट एक्ट क्या था? इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपनी मर्जी से बोलने की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार को रोक लगाने के लिए और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। इसका विरोध किया किसने? 1919 में गांधी जी ने। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध, यानी कि अहिंसक, देखिए एक होता है हिंसा और एक होता है अहिंसा। अहिंसक का मतलब बिना मारपीट के, बिना लड़ाई खून करावे के, आराम से शांतिपूर्वक अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में बनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। अब दोस्तों ये नाइटहुड क्या होता है, इसका यहाँ पे दिया गया है। ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं को जनसेवा के लिए की जाने वाली उपलब्धि। अब दोस्तों कोई अच्छा काम किया हो, कोई व्यक्ति हो जिनको ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के राजा या रानी एक उपाधि देते थे, इसी को नाइटहुड की उपाधि कहा जाता है। ये किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और इन्होंने इसे वापस कर दिया। किस लिए? क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। किस बात पे? जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में कई सारे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ के रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब दोस्तों बात करते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की। खिलाफत का मुद्दा भी इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, दोस्तों तुर्की आप मैप में एक बार देखिएगा, वहां के सुल्तान थे जिनको खलीफा कहते थे, उन पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई थी। किसने? अंग्रेजों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलनों के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास,
सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों की आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्सों में एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आहन के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। दोस्तों, घेराबंदी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। खेड़ा। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में आदिवासी और गरीब किसान ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगलों में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके बहुत अधिकारों को सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे गांव में किसानों ने स्वराज ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो सिंध, वहां मुसलमान व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक ताकत प्रदान की। पंजाब में सिख। दोस्तों, एक महंत का नाम है, इसका मतलब होता है सिख गुरुद्वारे के धार्मिक कर्ता धर्ता। महंत का मतलब क्या होता है? जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें जो धर्म धर्म को देखते हैं, जो धार्मिक कर्ता धर्ता होते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलनों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीता में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, वहां प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्यवाही भी की जो कि गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। 1922 से 1929 की घटनाएं। दोस्तों, ये इनमें से पहले ये देख लीजिए, इनका नाम है चित्तरंजन दास। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे, यानी कि जो लड़ाई झगड़े मारकाट होता है उन आंदोलनों के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, जो कि इनका चित्र है, ये देख लीजिए, और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीति को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित की गई इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों ये एक चित्र है, इसको देखते हैं। साइमन गोबेक यहाँ पे लिखा हुआ है। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसी फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। दोस्तों ये है हमारे भगत सिंह जी। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। दोस्तों पढ़ते हम दांडी मार्च के बारे में। पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह के लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय सहायता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दोस्तों पहला विश्व युद्ध तो 1914 में हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों एक चित्र है जिसमें महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, ये पेरिस का 1931 का चित्र है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वे कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थी। अब दोस्तों अगर सवाल पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो और उसके बाद। दोस्तों ये चित्र है सुभाष चंद्र बोस जी का, ये आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलनों में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दे दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर यानी कि जो देश है भारत उसके पश्चिम उत्तर के जो क्षेत्र थे तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की? 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो, यानी कि उनको लगने लगा था कि वो अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण की भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जन आधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दोस्तों आपको याद होगा 1945 का साल जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, ये वही साल था 1945 का। 1900 और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, यानी कि इसका विभाजन न किया जाए और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता यानी कि कुछ क्षेत्रीय अधिकार देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठन किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई।
उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। दोस्तों ये चित्र देखिए, इसमें कितने हजारों लोग हैं। अब ये हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी हैं और आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। तो दोस्तों अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम 9th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ।